नमस्कार। योग एंड हेल्थ के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। योग की महिमा लगभग सभी दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों, रचनाकारों और ग्रंथकारों ने एक स्वर से गाई है। लेकिन जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को योग की श्रेष्ठता बताई है, वह सचमुच अद्वितीय एवं अद्भुत है। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है, कर्मकांडियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी ही बनो। यहाँ एक बात स्पष्ट करना उचित भी है और अनिवार्य भी कि यहाँ योगी बनने से तात्पर्य अपने कर्तव्यों का त्याग कर अकर्मण्य हो जाना नहीं है। यहाँ हानि लाभ, यश अपयश, सुख दुख आदि में एक समान भाव बनाए रखते हुए अपने कर्मों में रत रहना ही योगी का कर्तव्य है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भुक्त्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि एवं असिद्धि में समान भाव रखना ही योग है। यह समता का भाव इतना आसान नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, अच्छी शुरुआत की आवश्यकता होती है। तो आइए इस श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत करें। आरंभ करें योगाभ्यास। और योगाभ्यास की शुरुआत में वार्म अप एक्सरसाइज। आसन करने से पूर्व स्वयं को तैयार करने के लिए प्रारंभ करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज। इसके लिए आज हम प्रारंभ करेंगे शवासन से। पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे और बनाएंगे सांसों के प्रति अपनी सजगता को। पोजीशन लें, दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट के गैप में, दोनों हाथ थाई से 6 इंच की दूरी में, हथेली आकाश की ओर। शवासन की स्थिति में 2 मिनट इसी प्रकार लेटे रहने के पश्चात डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे। 3 मिनट डीप ब्रीदिंग स्टार्ट। डीप ब्रीदिंग के दौरान अपनी सजगता को सांसों पर लगाए रखें। लगातार 3 मिनट तक गहरा लंबा श्वास प्रश्वास लेते रहें। गहरी सांस भीतर की ओर, बाहर की ओर। तीन मिनट तक लगातार गहरी सांस प्रश्वास के पश्चात एब्डोमिनल ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे। पूरी श्वास को एब्डोमिनल रीजन में भरेंगे और छोड़ेंगे, जिससे हमारे स्टमक रीजन में आगे पीछे की ओर गति होगी। प्रारंभ करें। ध्यान रहे, श्वास प्रश्वास के दौरान अपनी सजगता को बनाए रखें। कुछ समय तक लगातार एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने के पश्चात स्टार्ट करेंगे चेस्ट ब्रीदिंग। स्टार्ट। कुछ समय लगातार चेस्ट ब्रीदिंग करने के पश्चात एब्डोमिनल ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग दोनों को एक साथ करेंगे। आइए प्रारंभ करें। लगातार इसी प्रकार गहरा श्वास प्रश्वास लेते हुए एब्डोमिनल ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग
दोनों को एक साथ करें। गहरी श्वास प्रश्वास। इसके पश्चात कुछ देर शांत लेटे रहें, पूर्ण सजग रहें अपनी क्रिया के प्रति। डीप ब्रीदिंग के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है, इसके प्रति अपनी सजगता को बनाए रखें। श्वासों की गति पर लगातार ध्यान रखने के बाद आप महसूस करेंगे आपका पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल है, शांत है। मन में किसी प्रकार का कोई भी बाह्य विचार नहीं आ रहा है। पूर्ण शांत भाव। सामान्य श्वास प्रश्वास करने के पश्चात बैठने की स्थिति में आएंगे। शवासन को छोड़ें, बैठने की स्थिति में आएं। शवासन के पश्चात खड़े होने की स्थिति में आएंगे और तैयार होंगे अगली क्रिया के लिए। अब हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिससे कि हमारे मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है, रक्त का संचार समुचित रूप से होता है, भीतर की संवेदनाएं जागृत होती हैं, मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथों को थाइस के बगल में रखें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। दृष्टि अपने से 2 फुट आगे जमीन पर लगाएं। दृष्टि को जमीन में स्थिर करने के पश्चात प्रारंभ करेंगे ब्रीदिंग प्रोसेस। श्वास को तीव्र गति से लेंगे और छोड़ेंगे। ध्यान रहे शरीर स्थिर रहेगा, आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होगी। ध्यान रहे आपका शरीर बिल्कुल स्थिर रहेगा, शरीर में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होगी। लगातार इस क्रिया को करते रहें। 1 से 20 बार तक प्रारंभ में करें। यदि आपको इस क्रिया को करने से चक्कर जैसी संवेदना लगे, थकावट लगे, तो आप पहले भी इस क्रिया को रोक सकते हैं। यदि आपको चक्कर आने लगे या थकावट लगने लगे तो आप पहले भी इस क्रिया को रोक सकते हैं। इस प्रकार से 1 से 20 बार के 3 सेट आप प्रारंभ में करें। आइए प्रारंभ करते हैं। एक सेट करने के बाद कुछ देर शांत बैठें या फिर इसी स्थिति में स्थिर रहें। आंखें बंद रखें। संवेदना कम होने पर पुनः प्रारंभ करें। सामान्य करें श्वास प्रश्वास की गति को। उत्पन्न हुई संवेदना के कम होने के पश्चात पुनः प्रारंभ करें। तीन चक्र पूरे होने के पश्चात दोनों पैरों को फैला लें कंधों के बराबर और विश्राम करें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। कुछ देर इसी प्रकार स्थिर रहने के बाद
तैयार होंगे अगली क्रिया के लिए। यदि आप चाहें तो शवासन में भी विश्राम कर सकते हैं। पुनः दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथों की हथेलियों को थाइस के पास रखें। इस क्रिया में हम गर्दन को ऊपर की ओर उठाते हैं और दृष्टि को आकाश में स्थिर करते हैं। इसी प्रकार श्वास प्रश्वास की गति को गर्दन उठा के करेंगे। आइए प्रारंभ करें। विश्राम करें, गर्दन को सीधा करें। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास की गति। आप चाहें तो डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। संवेदना कम होने पर पुनः प्रारंभ करेंगे। ध्यान रहे आंखें खोल के ही रखें। इस प्रकार क्रिया को 3 बार दोहराने के पश्चात शवासन में विश्राम करेंगे और तैयार होंगे अगली क्रिया के लिए। योग विद्या भारतीय ऋषियों द्वारा पुरातन काल में जन कल्याण हेतु दिया गया वह वरदान है जो हर युग में सार्वभौम रूप से उनके कल्याण और सर्वतोमुखी प्रगति के लिए अग्रसर करता है, जो जन जन को आध्यात्मिक, मानसिक, भौतिक विकास का मार्ग दिखाता है। मात्र इसी के माध्यम से अनाचार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसी विश्व समस्याओं को दूर किया जा सकता है। साथ ही रोग को दूर करने और उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी योग में विभिन्न क्रियाओं जैसे हठ योग के अंतर्गत किए जाने वाले आसन, प्राणायाम आदि क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। आसनों में आज हम आपको जानकारी देंगे शीर्षासन की। सिर के बल इस आसन को करने के कारण इसे शीर्षासन कहा जाता है। इस आसन में हम अपने दोनों पैरों को ऊपर आकाश की ओर करते हैं और अपने सिर के तालू वाले भाग को जमीन से लगा के रखते हैं। इस आसन में शरीर की विपरीत स्थिति होने के कारण सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बदलाव आता है, जिससे रक्त का प्रवाह सिर की ओर होने लगता है। 4 ज्ञानेंद्रियों को और पीनियल पिट्यूटरी ग्रंथियों को भी इसका लाभ मिलता है। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। हर्निया, गर्भाशय के रोग इससे ठीक होते हैं। फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है। उदर विकार, कब्ज, अपचन, जलन, वायु विकार दूर होते हैं। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे हमें कंसंट्रेट होना पड़ता है, जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, आँख, कान के रोगी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले तथा गर्भवती महिलाएं इस आसन को न करें। प्रारंभ में आधे से 1 मिनट तक आप इस आसन का अभ्यास करें। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए आप इसमें ज़्यादा समय तक होल्ड रह सकते हैं। आइए अब आपको जानकारी देते हैं शीर्षासन की विधि के बारे में। इसके लिए सबसे पहले आएंगे दंडासन की स्थिति में। दोनों पैर सीधे, कमर सीधी। धीरे से दोनों हाथों को बगल में रखते हुए दोनों पैरों को मोड़ेंगे। आएंगे वज्रासन की स्थिति में। शीर्षासन के लिए सबसे पहले दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर इस प्रकार से ग्रिप करेंगे। इसको अपने सामने ज़मीन पे रख के माथे से 4 अंगुल ऊपर वाले भाग को ज़मीन से लगाएंगे और सिर को सहारा देंगे ग्रिप का। इसी के साथ घुटनों को उठाकर पंजों के बल आएंगे और धीरे धीरे पंजों को आगे बढ़ाते हुए
संतुलन बनाते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और सीधा कर देंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। क्षमता अनुसार रुकने के बाद धीरे धीरे विपरीत क्रम में वापस आएंगे। धीरे से दोनों पैरों को जमीन पर रखें, दोनों घुटनों को जमीन पर रखें, विश्राम करें। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर माथे को उसके ऊपर रख के इसी स्थिति में श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य करेंगे। धीरे से वज्रासन की स्थिति में आएंगे। कुछ देर इसी प्रकार वज्रासन की स्थिति में बैठे रहें। कुछ देर वज्रासन की स्थिति में बैठने के बाद सामान्य स्थिति में वापस आएंगे। दोनों हाथों की सहायता से पैरों को सीधा करें। यदि आपको ज़्यादा थकावट लग रही है, सिर ज़्यादा भारी लग रहा है, तो आप शवासन की स्थिति में भी विश्राम कर सकते हैं। विश्राम करने के पश्चात सहज स्थिति में आके तैयार होंगे अगली क्रिया के लिए। क्या आपको पीठ दर्द है? यदि है तो सावधान हो जाइए, यह स्लीप डिस्क हो सकता है। और यदि आपने इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया तो यह आर्थराइटिस या हड्डी के कैंसर के रूप में बदल सकता है। यूँ तो यह कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं दिखती, पर जिस तरह से रोगियों को बाद में असह्य कष्ट झेलते देखा गया है, इससे इसकी जटिलता के बारे में जानकारी हासिल करना आवश्यक प्रतीत होता है। सबसे पहले तो हम यह जानें कि यह पीठ दर्द होता क्यों है। पीठ की मांसपेशियों से अधिक काम लेने, जैसे लगातार झुककर काम करने, गाड़ी चलाने या भारी आघातों की वजह से यह समस्या हो सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि ज़्यादातर पोस्चरल डिफेक्ट की वजह से यह समस्या होती है। मतलब यह कि बैठने, काम करने, लेटने आदि के समय रीढ़ की हड्डी पर हमारा ध्यान नहीं रहता और इसकी वजह से वहाँ से आसपास की मांसपेशियाँ थककर दर्द करना शुरू कर देती हैं। पहले यह दर्द निश्चित रूप से मांसपेशियों में ही होता है और केवल उसे आराम दे दिया जाए या अपने पोस्चर को सुधार लिया जाए तो इसी से व्यक्ति के दर्द की समस्या समाप्त हो सकती है, पर ऐसा होता नहीं है। लोग इस सामान्य दर्द को अवॉइड करते रहते हैं और अंततः यह बीमारी कष्टप्रद होती जाती है। आइए इस विषय में हम आपको विस्तार से बताते हैं। शरीर की सभी मांसपेशियों को अपने कार्य संपन्न करने के लिए एनर्जी और ऑक्सीजन दोनों चाहिए। ऑक्सीजन की पूरी मात्रा उसको नहीं मिल पाती है तो वे थक कर दर्द करना शुरू कर देती हैं। यह स्थिति यदि बार बार बनी रहे तो मांसपेशियां लैक्टिक एसिड की वजह से कड़ी हो जाती हैं और कष्ट बढ़ने लगता है। रीढ़ की हड्डियों को सहारा देने वाली यह मांसपेशियां जब थक जाती हैं तो अपना काम सामान्य रूप से नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार दो हड्डियों के बीच का इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो दो वर्टिब्राज के आपस में रगड़ खाने से बचाता है, उस पर आघात सहने का अतिरिक्त बोझ पड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में इंटरवर्टिब्रल डिस्क में दरार पड़ जाती है और भीतर का द्रव्य, जिसे कि साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, यह बहकर बाहर आ जाता है और वर्टिब्री के बीच से गुजरने वाले स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव बनाने लगता है। खास तौर से पीठ के निचले हिस्से में तो ज़बरदस्त पेन होता है। यदि व्यक्ति शरीर को हर तरह से मूवमेंट देता रहे, यानी शारीरिक व्यायाम या योगाभ्यास आदि से शरीर को सभी मांसपेशियों को एक्टिव करता रहे, तो इसकी हल्की मालिश होती रहती है और इस तरह से समस्याओं से बचा रहा जा सकता है।
अकर्मण्य जीवन शैली तथा शरीर का बढ़ता हुआ वजन भी इस रोग की मुख्य वजह है। शरीर का भारीपन भी स्लिप डिस्क जैसी स्थिति ला सकता है। यूं तो चिकित्सक स्लिप डिस्क की स्थिति में दो वर्टिब्रेज को आपस में जोड़कर उसका अस्थायी समाधान कर देते हैं, लेकिन उसके बाद व्यक्ति का आगे झुकना जीवन भर के लिए बंद हो जाता है। जबकि यदि बॉडी के सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को, रोग से खुद निपटने की क्षमता को डेवलप होने दिया जाए तो इसके लिए बगैर हिले डुले 10-15 दिन तक बिस्तर पर पड़े रहें और इंटरवर्टिब्रल डिस्क को जीवंत होने दें। किसी भी तरह का मूवमेंट कष्ट को बढ़ा सकता है और सदा के लिए रोगी बना सकता है। असह्य कष्ट के समय में योगाभ्यास के आसन आदि का करना उचित नहीं होता है। इसलिए योग निद्रा या सोहम साधना लेटे लेटे करना बहुत ही उपयोगी होता है। योग निद्रा एवं सोहम साधना हमारी प्राण ऊर्जा को उन अंगों तक बेहतर पहुंचाने और सेल्फ हीलिंग को बल देने का कार्य करता है। यदि आप पीठ दर्द की उस उच्च अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं या इस आघात में से बाहर आ जाते हैं तो यही समय है आपके योगाभ्यास को शुरू करने का, स्वस्थ होने का। सबसे पहले हल्के आसनों से शुरुआत की जानी चाहिए। मकर आसन एक सरल अभ्यास है। इसे एक एक कर 5 से 10 बार तक करना चाहिए। बीच बीच में सर को जमीन पर रखकर विश्राम करते रहना चाहिए। जब यह अभ्यास सध जाए तो भुजंगासन और अर्धशलभासन आदि का अभ्यास करना उचित होता है। ध्यान रहे, आगे झुकने वाले कोई भी अभ्यास हानिकारक हो सकते हैं। रीढ़ की हड्डियों को सीधा रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वज्रासन में बैठें और इसका अभ्यास निरंतर करते रहें। धीरे धीरे उष्ट्रासन एवं वक्रासन जैसे अभ्यासों के माध्यम से रीढ़ की हड्डियों को सबल बनाने का प्रयास करना चाहिए। सभी अभ्यासों के बाद शिथिलीकरण का अभ्यास आवश्यक है। ऐसी समस्याओं में जहां आसनों का अभ्यास मुश्किल हो वहां प्राणायाम बहुत ही उपयोगी साधन के रूप में अपनाया जा सकता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम तथा उज्जयी एवं भ्रामरी के अभ्यास पीठ दर्द के लिए काफ़ी लाभदायक अभ्यास है। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जप भी रोगियों को दर्द से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। इस विषय में हम आपको आगे के एपिसोड में विस्तार से बताते रहेंगे। प्राणायामिक मुद्राओं के प्रकरण में हठ योग के ग्रंथ में महावेद मुद्रा का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार पुरुष के बिना स्त्री का स्वरूप व्यर्थ है, उसी प्रकार महावेद मुद्रा के बिना महाबंध भी निष्फल है। ये मुद्रा योग में पहले से रत साधक के लिए है। प्रारंभिक अभ्यासी इसे ना करें। वेद का अर्थ होता है भेदन करना। जिस प्रकार एक माला के दानों को सुई से भेदते हुए धागे में पिरोया जाता है, ठीक उसी प्रकार सप्त चक्रों का भेदन इस क्रिया में किया जाता है। महावेद मुद्रा से शारीरिक, मानसिक और प्राणिक स्तर पर बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव प्रस्फुटित होते हैं। शरीर, मन, इंद्रियों के अंदर एक नवीन शक्ति का संचार होता है। चेतना अत्यंत सूक्ष्म और गहरी होती है। इसके अभ्यास से पाचन क्रिया ठीक होती है। कफ, बवासीर, टीबी और स्प्लीन के रोग, गले के रोग, बुखार इत्यादि जिनका संबंध पाचन क्रिया से होता है, उन सभी में इससे लाभ मिलता है। संवेदी और प्रेरक तंत्रिका तंत्रों में इंद्रियों, शरीर और मस्तिष्क के बीच आदान प्रदान होता है, उसमें शांति स्थापित होती है। साथ ही सजगता भी बढ़ती है। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। उच्च रक्तचाप वाले, हृदय रोगी, साथ ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले, हर्निया, पेट में घाव वाले, ग्लूकोमा से ग्रसित व्यक्ति इसका अभ्यास न करें। आइए अब आपको जानकारी देते हैं महावेद मुद्रा की टेक्निक के बारे में। इसके लिए सर्वप्रथम लेंगे शारीरिक स्थिति, पद्मासन की स्थिति। अपना बायां पैर दाहिनी जंघा के ऊपर और दायां पैर बाईं जंघा के ऊपर रखेंगे। पद्मासन लगाने के बाद दोनों हाथों को बटक्स के बगल में रखेंगे और गहरा श्वास भीतर की ओर लेंगे
श्वास को भीतर लेने के साथ मूल बंध लगाएंगे, उद्यान बंध लगाएंगे और जालंधर बंध लगाएंगे। इन्हीं बंधों के कारण ज़्यादा दबाव हमारे श्वास की गति पे पड़ता है, प्राणों पर पड़ता है, जिससे कि कुंडलिनी शक्ति जागरण में भी ये क्रिया विशेष लाभकारी होती है। बंधे लगाने के बाद दोनों हाथों की सहायता से पद्मासन को ऊपर उठाकर बटक्स का पीड़न करेंगे और उसे बार बार जमीन से छुआते हुए प्राण ऊर्जा के संचार को ऊर्ध्वगामी करेंगे। आइए प्रारंभ करें। गहरी श्वास भीतर की ओर लें